चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, ये जो चैप्टर हमारे पास है क्लास 12th में, इसका बेसिक हमारे पास लास्ट ईयर के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 से चलता है थोड़ा सा। वहां पर आपको कुछ बातें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकाला जाता है, किस तरीके से सबसेट निकाले जाते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। नोट्स आप लोगों ने कॉपी में लिखे हुए हैं, जिन्होंने अभी नहीं लिखे हैं वो लिख लें प्लीज। सबसे पहले बात आई थी कि सेट क्या होता है। आपको सिखाया गया था क्लास 11th में कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4, या सिर्फ 1 2 ले रहा हूं फिलहाल, 1 2, और एक दूसरा सेट ले लिया, मान लो मैंने बी, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3। ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बताई गई थी आपको बात, सबसेट क्या होता है छोटी क्लास में। हाँ भाई, मालूम है सबको सबसेट के बारे में। यस सर। यस सर। तो ए सबसेट है बी का, ये बात आपने पढ़ी हुई है। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई मुझे सेट ए के सबसेट्स निकालने हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई आपको सबसेट्स निकालने हैं ए के, तो ए के सबसेट्स के लिए सबसे पहले हम लिखते थे 5, फिर सेट 1, फिर सेट 2, और फिर सेट 1 2। तो कुल मिला के 4 सबसेट इसके अंदर आपके पास आते थे। 2 की पावर n का फॉर्मूला लगता था कि अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, यानी कि हमारे पास 2 की पावर 2, यानी कि हमारे पास टोटल 4 सबसेट बनेंगे, और वो हमने यहाँ पर ये बना दिया। तो सबसेट क्या होता था, सबसेट कैसे निकाले जाते थे, ये बातें आपको सब क्लियर हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक पढ़ा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जी हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, बिगिनिंग से क्लास 11th के टॉपिक्स के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या हुआ करता था, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए 1 2, दूसरा सेट है बी, ए कॉमा बी है उसके अंदर। आपसे कहा जाता था ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता था कि सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कि हर पहला एलिमेंट सेट ए का, हर दूसरा एलिमेंट सेट बी का हुआ करता था। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं ए क्रॉस बी की, तो क्या आएगा उसके अंदर। 1A 1B 2A 2B। शाबाश, 1A 1B और 2A 2B। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बी क्रॉस ए चाहिए, तो आप कहेंगे जी पहले एलिमेंट बी का होगा, बाद में एलिमेंट ए का होगा। तो आप बड़े आराम से बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा A1 A2 और B1 B2। ये कहलाती थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ए क्रॉस ए चाहिए, तो वो क्या होगा, बता सकता है कोई बच्चा ए क्रॉस ए क्या होगा। सर 1 1 2 2। वो होगा जी 1 1 1 2, फिर 2 1 और 2 2। 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए में 2 2 जा 4 एलिमेंट आएंगे। तो 1 1 1 2 और 2 1 2 2। ये आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था सब कुछ। अब बात आई हमारे पास रिलेशन। टॉपिक ये भी पुराना ही है, यहीं से आप लोगों ने अपने पास लिखा है नोटबुक में।
रिलेशन। देखो जी, रिलेशन होता क्या है बेसिकली, आप लोगों ने जो डेफिनेशन अपने पास लिखी है उसमें आपने लिखा है रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। अच्छा, जैसे कि ए मैंने एक एलिमेंट लिख दिया, उसके अंदर एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, और मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन करा इस तरीके से कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x plus y equals to even, such that x plus y equals to even and xy belongs to a, और xy किसे बिलोंग करेगा? a को। तो आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे यहां से? हाँ जी, 1 plus 3, 1 comma 3. सर देखो 1 1 2 पहले वन को वन के साथ लो, तो 1 1 इवन है, 1 2 इवन नहीं है, 1 plus 2 3 आता है। ऐसे ही फिर आप लोगे 1 3, ये इवन है। फिर 2 1 इवन नहीं है, 2 2 इवन है, 2 3 इवन नहीं है, फिर 3 1 इवन है, 3 2 इवन नहीं है, 3 3 इवन है। देखना इनके अलावा भी कोई बैठेगा क्या? No, sir. नहीं, इनके अलावा और कोई नहीं बैठेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ए क्रॉस ए चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? सर 8 9. 9, 8 नहीं वैभव, 9। 3 एलिमेंट हैं, 3 इंटू 3, 3 3 या 9 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? पहले 1 को सबके साथ, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को सबके साथ, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को सबके साथ, 3 1 3 2 और 3। ये 9 एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं, यदि आप ध्यान दें। यही आ रहे भाई? यस। एक मिनट के लिए जरा चेक करना, क्या ये वाले रिलेशन के जो 5 एलिमेंट आए थे यहाँ पे, क्या ये पांचों एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। भाई मेरे को नहीं पता, चेक कर लेते हैं। आप कह रहे यस, मुझे डाउट सा लग रहा। ये रहा 1 1 हमारे पास, 1 3 ये रहा हमारे पास, 2 2 ये रहा हमारे पास, 3 1 ये रहा और 3 3 ये रहा। इसका मतलब ये पांचों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इट इम्प्लाइज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए? बताइए। Yes, sir. तो एक्चुअल में डेफिनेशन भी यही थी इसकी कि हमारे पास जो है आर एक रिलेशन है एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है जी, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए सच दैट, इस तरीके से कि आर इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये लिख रखा है आप लोगों ने कॉपी में, ध्यान दीजिए। यस। तो मैंने आपको यही चीज समझाई कि भाई हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल कोट किया, रिलेशन की डेफिनेशन को समझा, और हमें ये पता चला कि कोई भी रिलेशन अगर वो ए से ए पर है तो इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर मान लो कोई रिलेशन ए से बी पर हो तो मैं कह सकता हूँ इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। भाई अगर ए से ए पर है तो ए क्रॉस ए का सबसेट, और ए से बी पर है तो ए क्रॉस बी का सबसेट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई एलिमेंट ए बी है और वो बिलोंग कर रहा है आर को, या ए बी ना कहो, आप इसी एग्जांपल में से ले लो। मान लो मैं कह रहा हूं 1 1 बिलोंग कर रहा है आर को। देखो कर रहा है 1 1 बिलोंग आर को, इसी एग्जांपल में देख लो। यस सर। कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस वन इज रिलेटेड टू दिस वन।
यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट इज इफ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इट इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी। ये लिखने का तरीका है। अगर आपके पास कहीं लिखा है ए आर बी तो इट मीन्स दैट ए इज रिलेटेड टू बी। अब रिलेटेड टू का क्या मतलब है? रिलेटेड टू का मतलब है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। हियर द रिलेशन इज दैट सम ऑफ द नंबर्स इज इवन। रिलेशन क्या है? दैट सम ऑफ द टू नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज इवन। उनका सम जो है वो इवन होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं वन इज रिलेटेड टू वन, इसका मतलब वन का वन के साथ सम इवन है। और सही बात है ये? बोलो भाई, इतनी बात आपकी समझदारी में आई या नहीं आई? नहीं आई तो मैं दोबारा बताऊं, फिर आगे चलें उसके बाद। सर दोबारा बता। सुनो भाई, आपसे ये कहा गया कोई भी एलिमेंट जो आर के अंदर बिलोंग कर रहा, जैसे आपने देखा भाई 1,3 आर में बिलोंग कर रहा, तो आप उसे लिखोगे 1 इज रिलेटेड टू 3। अब इस रिलेटेड का मतलब क्या है? इस रिलेटेड का मतलब है जो भी रिलेशन आपको दे रखा। यहाँ रिलेशन क्या दे रखा कि दोनों नंबर्स का सम इवन होगा, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का सम इवन होगा, यानी कि 1 3 आर में बिलोंग कर रहा। क्या 2 3 भी बिलोंग कर रहा आर में? नो सर। नहीं। आप कहेंगे भाई क्योंकि 2 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका ये मतलब है कि 2 इज नॉट रिलेटेड विद 3। 2 3 के साथ रिलेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। और हर बार ये रिलेशन हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार ये इवन का ही रिलेशन होगा। ये तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल कोट करा कि यहाँ दो नंबर्स का सम इवन है, ये हमारा एग्जांपल है यहाँ पर। बताओ भाई, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस सर। आप 1 मिनट के लिए ध्यान से वो नोट्स देखो जो आपने लिखे थे। उसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है आपको। ए ले लिया 1 2 3 4 5 6 और लेट आर बी ए रिलेशन ए गिवन बाय आर इज ए सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 2। यानी कि ऐसे दो नंबर लिखने जिनमें दोनों का डिफरेंस 2 आता हो। तो यहाँ पे ये एलिमेंट लिख दिए 3 1 4 2 5 3 6 4। टोटल एलिमेंट ए में 6 हैं। आप मुझे बता सकते हो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे अगर मैं निकालने बैठ जाऊं? 36। बिल्कुल ठीक कहा टक्स, 36 इसके अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ आर के अंदर सिर्फ हमारे पास 4 आ रहे। इसका मतलब 3 1 के साथ रिलेट है, 4 2 के साथ रिलेट है, 5 3 के साथ रिलेट है, 6 4 के साथ रिलेट है, लेकिन बाकी कोई किसी के साथ रिलेट नहीं है। बताओ भाई, इतनी बात समझदारी में आई या नहीं आई? रिलेशन का टॉपिक कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया मैंने आपको। ये सारा काम क्लास 11th का है A to Z। बस वहां पे सीधा सीधा आपके पास सेट बिल्डर रोस्टर लिखने को आती थी। ये फालतू की बकवास आपको नहीं पढ़ाई जाया करती थी। है काम सारा पुराना ही। एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस? Yes, sir. अब इसके बाद डोमेन रेंज की बात आ रही रिलेशन के। भाई डोमेन रेंज कुछ नहीं होता। आपने अभी अभी एक रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी, आपने उसी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म पढ़ी। तो जो रोस्टर फॉर्म होती है किसी भी रिलेशन की, उसके हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ले लो आप, वो तो कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है वो? डोमेन। क्या क्या आया भाई डोमेन में? 1 1 2 3 3। रिपीटिशन अलाउड होता है नहीं होता सेट के अंदर? नो सर। No, sir. नो। तो 1 2 3 डोमेन हो गया। फिर बात करें रेंज की, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेकंड एलिमेंट रेंज में आता है। 1 3 2 1 3। इसका मतलब ये भी 1 2 3 हो गया बाई चांस। यही हमारे पास डोमेन होगी और यही हमारे पास रेंज होगी।
कोडोमेन अगर वो मांग ले तो कोडोमेन होता है बाद वाला पूरा सेट है, बाद वाला, यहाँ तो एक ही सेट है। अरे भाई रिलेशन आर ए से ए पे जा रहा, तो जो बाद वाला पूरा सेट होता है वो कोडोमेन में काउंट होता है। अब यहाँ बाद वाला भी वही है और पहले वाला भी वही है, तो इसका मतलब इसका कोडोमेन अगर मैं आपसे बात करूं तो वो भी 1 2 3 ही होगा। बताओ भाई बच्चों, डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात क्लियर होगी? सर एक बार कोडोमेन फिर से बता दो। कोडोमेन खुशी क्या होता है, मान लीजिए देयर इज ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर, तो जो बाद वाला पूरा सेट होता है ना, बाद वाला पूरा सेट, वो कोडोमेन कहलाता है बेटे। अब यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो ए से ए पर है, तो इसका मतलब बाद वाला सेट भी ए ही है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कोडोमेन 1 2 3 हो गया हमारे पास, क्योंकि ए की वैल्यू 1 2 3 थी। बताओ खुशी। ओके सर। देखो मैं जो बात आपसे अब कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुन लो। अगर आपने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को फुल कंसंट्रेशन के साथ ना किया, या आपने कोई भी क्लास मिस कर दी, या आपने कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन मिस कर दिया, तो ये चैप्टर आपकी पकड़ में नहीं आने का। क्योंकि आपने देखा होगा अब तक का ये सबसे पहला टॉपिक है जिसके अंदर मैंने लास्ट ईयर के काम के साथ इतनी मेहनत करी है। नहीं तो अभी तक ऐसी कहीं जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे इतना फुल स्केल पे आपको कोई टॉपिक प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेन करना पड़ा हो। फॉर्मूले जरूर लिखवा दिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने का मुद्दा सिर्फ यही है कि आपको हर पॉइंट दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाई आपको, उससे पहले सबसेट पढ़ाया, सबसेट कैसे बनाते हैं ये बताया। तो हर वो पॉइंट जो कि इस चैप्टर से रिलेट है वो आपके दिमाग में अगर क्लियर नहीं है तो उसे आप हाथ के हाथ क्लियर कर लेना, नहीं तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। भले ही जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर अपनी प्रॉब्लम मेरे से पूछ ले या पर्सनली कॉल कर कर पूछ लें, लेकिन काम ना छोड़ें, ये ध्यान रखें प्लीज। यहां तक ओके है सबको, रिलेशन तक और उसके डोमेन रेंज तक? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप के कुछ 2 3 रिलेशन आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद जो इस साल का टॉपिक हमारा है वो भी इसी टॉपिक में ही स्टार्ट होगा, जो हमें पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी टॉपिक में किसी भी दिए हुए रिलेशन को हमें अगर इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हमें 3 अलग अलग बातें दिखानी पड़ती हैं कि वो दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन ही है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मगर इनको पढ़ाने से पहले मैं 2 3 टाइप्स आपको और क्लियर करना चाहता हूं। एक है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है। मान लीजिए आपको एक सेट दे दिया और उसके साथ एक रिलेशन आर ऐसा लगा दिया कि उसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो कहलाता है एम्प्टी रिलेशन, जिसे हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। दूसरा यूनिवर्सल, जिसके अंदर हर एलिमेंट के साथ रिलेट कर जाता है। तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, जिसके अंदर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये 2 3 कैटेगरी हमारे पास है, और मैं समझता हूं इसे आप अगर मात्र नोट से पढ़ भी लेंगे तो भी शायद आपको क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसा बहुत बड़ा फंडामेंटल नहीं है इसके अंदर। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा बेटा जी आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन रिलेशन, सॉरी।
जरा पढ़ के देखना नोट्स में से, एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल वहां पर गिवन है आपको कि उसके अंदर एक सेट ए ले लिया 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन आर ले लिया कि दोनों नंबर का डिफरेंस 6 होना चाहिए। जरा देखकर बताओ सेट ए में से 1 2 3 4 5 में से ऐसे दो नंबर छांट लो जिनका डिफरेंस 6 आता हो। बताओ भाई, है क्या कोई? नो सर। नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास कैसा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन। समझ में आ गई बात? एम्प्टी रिलेशन का मतलब कुछ नहीं है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट ही ना करता हो किसी सेट का, उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं और उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई का मतलब आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, नल सेट, खाली। बोलो जी, क्लियर हो गया? यस हाँ सर। जी, क्लियर हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर जाए तो उसको हम कह देते हैं क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एक एग्जांपल ले रखा है। मान लीजिए इसके अंदर 1 2 ले लिया मैंने और हर एलिमेंट हर से रिलेट कर जाए, 1 1 से भी, 1 2 से भी, 2 1 से भी और 2 2 से भी, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कुछ नहीं होता, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, यानी कि 1 1 के साथ और 2 2 के साथ। 1 रखने पे 1 आए, 2 रखने पर 2 आए। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है जी, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये देख ले, तीनों क्लियर हो गए, एम्प्टी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। Yes, sir. Yes, sir. आज आप क्या करेंगे, जहां तक मैंने आपको आज समझाया है, पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ इसको रिकॉल करना है आज आपको पूरे को, क्योंकि कल जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम टॉपिक कल शुरू करेंगे, जो आज हमने पढ़ा है ये सब उसका बेस है। तो इसलिए इसे एक बार रिकॉल कर लेंगे बस। ठीक है, यही आपका आज का होमवर्क है कि रिकॉल अप टू आइडेंटिटी रिलेशन, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके बच्चे, बस आज के लिए इतना ही।